हेलो एवरीवन, रैंक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए जो 13वां सेट है उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। इससे पहले जो है आपका 12 सेट का डिस्कशन हो चुका है, ये 13वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में हम लोग शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो है अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो को देख लें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो है लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में कौन कौन बोल रहा है, क्या है प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा देता है। मतलब कौन ऐसा जो है जो प्रति इकाई जो है सबसे अधिक ऊष्मा देता है। तो कौन सा देता है वो आप जानते हैं कि एंथ्रासाइड है। ये सब क्या है, ये सब आपका कोयला है। ठीक है ना, कोयला है एंथ्रासाइड। अब देखिए एंथ्रासाइड के बाद उसका क्या होता है, उसके बाद अगर क्वालिटी देखा जाए तो क्या होता है बिटुमिनस, उसके बाद क्या होता है लिग्नाइट होता है, उसके बाद पीट होता है। तो इसको याद करने का तरीका समझिए। ए जो है अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं हम लोग ABCD। ए से हो जाएगा आपका क्या एंथ्रासाइड, बी से आपका क्या हो जाएगा बिटुमिनस। ठीक है ना, आपका देखिए एल से क्या हो जाएगा आपका लिग्नाइट, अब पी से आपका हो जाएगा पीट। देख रहे हैं ABL मतलब क्या, जो पहले है वो अच्छा क्वालिटी का होगा। तो जब भी आपको इसको क्रम में लगाने के लिए बोलेगा तो भी आप लगा सकते हैं। तो हमेशा ही ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका C। ठीक है ना, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, बोल रहा है क्या विटामिन ए तत्व जो है आंखों को स्वस्थ रखता है। तो बिल्कुल है, क्योंकि आंखों की बीमारी के लिए ही विटामिन ए है। तो विटामिन ए अगर है तो वो आंखों को आपको सही रखेगा। उसके बाद बोल रहा है कि विटामिन B1 जो है घाव को भरने में मदद करता है, जो कि गलत है। घाव को भरने के लिए क्या मदद करता है, ये विटामिन C जो होता है वो घाव को भरने के लिए मदद करता है। उसके बाद देखिए, क्योंकि आंसर तो मेरा यही हो गया, उसके बाद भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है विटामिन C जो है रोगों से लड़ने के लिए मदद करता है। तो ये भी सही है, रोगों से। और उसके बाद विटामिन डी बोल रहा है अस्थियों के लिए उपयोगी होता है, जो कि हम लोग को सूर्य से मिलता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब सब सही है। कौन सा कथन गलत है, तो कथन आपका बी गलत है। विटामिन B1 नहीं होगा वहाँ पे, वहाँ क्या हो जाएगा विटामिन C। बोल रहा है क्या प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित होने के कारण किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, जानते हैं कि अब प्रिज्म से जब प्रकाश पास करते हैं हम लोग, तो प्रकाश क्या होता है अलग अलग रंगों में बट जाता है। तो उन रंगों को ही हम लोग एक पट्टी में क्या करते हैं देखते हैं। तो ये जो अलग अलग रंगों में बंटता है इस क्रिया को क्या बोलते हैं, परिक्षेपण क्रिया। ठीक है ना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, परिक्षेपण क्रिया। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का परिक्षेपण। विभिन्न रंगों में बंटना क्या हो जाएगा, प्रकाश का परिक्षेपण। तो आंसर यहाँ बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में आंखों का कौन सा भाग जो है विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिएगा कि जब बच्चा एक होता है तो उसका जो आँख होता है, आँख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा काला होगा उसका, और जैसे जैसे उसका उम्र जो है बीतता जाएगा तो यहाँ पे ये भूरा टाइप से होने लगेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो होता है ये रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन सा यहाँ पे देखा गया, देखिए उत्तरदायी कौन है, आपका लेंस तो नहीं है, क्योंकि आँख का स्ट्रक्चर देखिए, आँख का क्या होता है, ये आपका कॉर्निया होता है। ठीक है ना, आँख में ये कॉर्निया होता है, ये आपका मतलब कि आगे निकल जाता है। उसके बाद देखिए ये जो होता है ये आपका आइरिस होता है। ठीक है ना, आइरिस। ठीक है, आइरिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कि जो आप लोग देखते हैं कि आइरिस जो है परितारिका, तो ये आइरिस होता है। तो ये आइरिस के यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक काला जैसा होता होगा। ठीक है ना, ये काला जैसा जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है आपका लेंस लगा होता है। ठीक है ना, और यहाँ आपका रेटिना होता है। तो यहाँ से जब हम लोग पास करते हैं लाइट तो क्या होता है, ये पुतली से ये आइरिस क्या करता है, जो कि क्या होता है परितारिका, वो क्या करता है कि जितना भी लाइट जा रहा है उसको क्या करता है, एक तरह से कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है ना, कि कितना लाइट उससे पास होना चाहिए। और वो क्या करता है लेंस से पास होने के बाद रेटिना पे क्या करता है, उसमें वो प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए कौन सा भाग बोल रहा है कि रंग के लिए, तो रंग के लिए कौन सा भाग होगा आपका, ये आइरिस, आइरिस है ना। तो कौन सा भाग रंग के लिए होगा, तो रंग के लिए आपका आइरिस। आइरिस किसको बोलते हैं, परितारिका को। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि आँख का कौन सा भाग जो है दान दिया जाता है, तो वो कौन सा भाग दान दिया जाता है, वो कॉर्निया होता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आँख का जो पहला चीज़ होता है, जो आगे वाला पोर्शन देखते हैं कि जो जिसको हम छूते हैं, तो वो क्या होता है कॉर्निया होता है, क्योंकि उसी से जो क्या होता है यहाँ पे प्रकाश जो है इंटर करता है आँख में। तो जो लोग अंधा होता है, जिससे प्रकाश मतलब कि जो नहीं देख पाता है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश ही नहीं जा पाता है। बाकी बात तो सब चीज़ उसका सही होता है, यहाँ से प्रकाश नहीं जा पाता है, इसलिए क्या होता है हम लोग उसको कॉर्निया जो है डोनेट करते हैं। ठीक है ना, तो आँख का कौन सा भाग डोनेट करते हैं हम लोग, तो वो कॉर्निया करते हैं। और यहाँ बोल रहा है क्या कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो क्या होगा परितारिका।
उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में लाई जाती है। डायलिसिस जानते हैं क्या होता है कि जैसे कि आपका ब्लड है, ठीक है ना, ब्लड जो खून है आपका, खून क्या हो जाता है, खून का जब हम लोग का एक तरह से रिफाइन जो है खून कहाँ होता है शुद्धिकरण, वो होता है किडनी में, ठीक है ना, किडनी में। अगर आपका किडनी ही खराब हो जाएगा तो फिर खून का शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डायलिसिस लाते हैं। तो डायलिसिस किसके किसके खराब हो जाने के कारण, किडनी। तो किडनी को हम लोग क्या करते हैं, वृक्क भी बोलते हैं, ठीक है ना, वृक्क, गुर्दा, ये सबको क्या बोलते हैं, किडनी। तो यहाँ हो जाएगा आंसर क्या आपका बी। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, फाइबर ऑप्टिक्स जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है आपका जानते हैं कि TIR पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन कौन सा है, तो एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्टिक फाइबर। और ऑप्टिक फाइबर क्यों ये यूज करता है, क्योंकि ये जो TIR जब लगता है ना, तो इसमें जो है आपका हानि कम होता है। मतलब कि जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि आज नेट भी यूज करते हैं हम लोग, नेट यूज करते हैं क्या, ऑप्टिकल फाइबर हम लोग वायर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि नेट का स्पीड भी देखिएगा आपका बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नेट का मतलब एक तरह से वो ऑप्टिकल फाइबर से जो पास हो रहा है उसमें उसका ह्रास कम होता है, ठीक है ना। तो ह्रास जब कम होगा तो स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा मतलब सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि पिकोमीटर नामक उपकरण जो है किसके लिए यूज किया जाता है। तो पिकोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, डेंसिटी मतलब घनत्व के लिए, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि, अब देखिए ये भी जानते होंगे क्या, भूकंप जो है तीव्रता किसकी, इसको नापने के लिए कौन सा होता है, तो इसको नापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है ना, सिस्मोग्राफ। देखिए उच्च ताप को मापने के लिए क्या होता है, पायरोमीटर, ठीक है ना, जो कि सूर्य का तापमान कितना होता है 5800 डिग्री सेल्सियस, 5800 डिग्री सेल्सियस उसके सतह का तापमान सूर्य के, तो अंदर का तो और भी ज़्यादा होगा। तो सतह का तापमान को मापने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तापमान होता है, तो इसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पायरोमीटर का यूज करते हैं। और उसके बाद देखिए क्या क्या बोल रहा है, विकिरण तीव्रता मतलब कि इंटेंसिटी, इसको मापने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, इसको ये है विकिरण तीव्रता, तीव्रता है ना, इसको हम लोग फोटोमीटर शायद यूज करते हैं, फोटोमीटर, ठीक है। तो आपका देखिएगा यहाँ ये फोटोमीटर यूज करते हैं तीव्रता के लिए शायद। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिकोमीटर के लिए ए, ठीक है ना, घनत्व, डेंसिटी। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, परावैंगनी किरण की ऊर्जा जो है किसकी अपेक्षा जो है अधिक होती है। तो परावैंगनी किरण की ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो आपका, क्योंकि परावैंगनी किरण किसको बोलते हैं, ये जो आप जानते हैं इंफ्रारेड, ठीक है ना, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किसको बोलते हैं, जिसका कि आपका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो किससे ज़्यादा होता है, जो हम लोग रंग देख सकते हैं। तो हम लोग कहाँ से कहाँ देखते हैं, बैजानी पिनाला, जैसे हम लोग जो है इस जो प्रिज्म से पास होता है, तो इसमें जब क्या होता है अलग अलग रंग में बढ़ता है, तो ये नीचे क्या होता है आपका बैगनी और ऊपर में क्या होता है लाल। मतलब कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल का, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। तो ये जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाएगा ऊपर से नीचे से ऊपर, तो क्या होगा था आपका ऊर्जा ज़्यादा मिलता है, मतलब उसमें ऊर्जा ज़्यादा होता है। तो देखिए इंफ्रारेड जो होता है लाल के बाद होता है, ठीक है। तो इसका मतलब लाल का मतलब कि इंफ्रारेड जो होगा मतलब परावैंगनी किरण का, उसका और भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ये परावैंगनी किरण का जो आपका ऊर्जा होगा उसका क्या हो जाएगा, ऊर्जा आपका ये अवरक्त किरण को हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं, ठीक है ना। इसका ऊर्जा जो है अधिक होगा किससे, अवरक्त किरण से, ठीक है ना, अवरक्त किरण से। ये जो है आपका गामा और ये एक्सरे उससे भी ज़्यादा होगा इसका, ठीक है ना, परावैंगनी का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, रक्त जो है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस जो है एल्युमिनियम लवण का यूज करते हैं। एल्युमिनियम लवण मतलब कि एक तरह से कौन सा मिश्रण का हम लोग यूज करते हैं, तो उस कौन सा मिश्रण का यूज करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग देखिए क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम नाइट्रेट ये नहीं यूज करते हैं, बोल रहे एल्युमिनियम सल्फेट ये भी नहीं करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं, पोटास एल्मुना। देखिए पोटास एल्मुना को हम लोग फिटकरी बोलते हैं, ठीक है ना, फिटकरी का फार्मूला भी क्या होता है आपका
K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। तो फिटकरी का फॉर्मूला होता है ये। तो ई पोटास एल्युमिना जो होता है ये जो है आपका रक्त, जहाँ रक्त स्रावित होने लगता है मतलब बहने लगता है तो उसे रोकने के लिए, जैसे कि देखिए हम लोग जब शेविंग करते हैं तो नाई जब शेविंग करता है तो देखते हैं उसके बाद जो है क्या फिटकरी लगाता है। क्यों? कि जहाँ पे भी अगर कटा छटा रहेगा तो अगर फिटकरी लगाएगा तो वहाँ से फिर ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें किसका रक्त स्राव को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग एल्युमिनियम का? तो हम लोग पोटास एलम को यूज करते हैं, जिसको फिटकरी भी बोलते हैं। तो 9 का आपका डी हो गया। अब देखिए क्या 10 में क्या बोल रहा है? 10 में बोल रहा है कि सामान्य वयस्क में खाली पेट जो है ना उसका रुधिर मतलब ब्लड में कितना ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। तो ब्लड में कितना ग्लूकोज होता है देखिए ये डेसी लीटर है, ठीक है ना। डेसी लीटर को अगर हम लोग लीटर में अगर मिलीलीटर में करें तो क्या होगा 100, मतलब कि 1 डेसीलीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है 100 मिलीलीटर। तो इसका मतलब 100 मिलीलीटर में पूछ रहा है क्या कितना ग्राम होता है। तो 100 मिलीलीटर में जब खाली पेट हम लोग रहते हैं तो हम लोग जो है 60 से 70 ग्राम के आसपास रहते हैं, ठीक है। और जब हम लोग मतलब कि एक तरह से जब खाना खा लेते हैं तब हम लोग के पेट में जो होता है मतलब कि खून में उसमें कितना होता है आपका 90 मतलब 80 से 90 ग्राम के आसपास होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन है 60 से 70 ग्राम के आसपास, तो एक ही दिख रहा है सी। तो यहाँ कौन जाएगा आंसर आपका सी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे और रक्तता की कमी से, और रक्तता किसकी कमी से हो सकता है, और रक्तता किसको बोलते हैं हम लोग अनीमिया, ठीक है ना। अनीमिया, अनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आप जानते हैं कि अनीमिया जो है किसकी कमी से होता है। अनीमिया बोल रहा है कि एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण? देखिए राइबोफ्लोविन नहीं, थायमिन नहीं, देखिए यहाँ क्या है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड के कारण ही क्या होता है अनीमिया रोग होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे आंसर सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि मानव त्वचा को रंग देने का वर्णक कौन है, मतलब रंग देने का काम कौन करता है। तो मानव त्वचा को जो हम लोग के त्वचा है उसको रंग देने का काम कौन करता है? तो उस क्या करता है मेलानिन, ठीक है मेलानिन। ये क्या होता है कि जब धूप में ये हम लोग के मतलब कि जो भी चमड़ी होता है उसमें होता है। तो ये जब धूप हम लोग देखते हैं तो धूप से ये क्या करता है रिएक्शन करके वो चमड़ी का क्या करता है रंग बनाता है। तो इसीलिए देखते होंगे कि धूप में जाने के बाद चमड़ी का आपका रंग बदल जाता है ना। तो वो कौन देता है? तो मेलानिन देता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए मेलानिन। उसके बाद देखिए क्या एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर मतलब उड़ता है। तो कौन पीछे की ओर उड़ता है? आप जानते हैं क्या गोरैया, जो कि हम लोग देखते हैं चिड़िया, वो नहीं है, कोयला नहीं है, कोयल नहीं है, और साइबेरियन साइरस नहीं है, ये गुंजन पक्षी है। ये गुंजन पक्षी ये किस तरह होता है कि हेलीकॉप्टर, ये जब उड़ता है ना तो हेलीकॉप्टर के समान उड़ता है। और ये क्या करता है बाएं दाएं मतलब पीछे आगे सब तरह ये जा आ सकता है। इसलिए ये पक्षी का क्या है खासियत है कि मतलब किसी भी मतलब तरह उड़ सकता है आगे पीछे पीछे। इसलिए यहाँ पूछा कि कौन सा पक्षी पीछे उड़ता है, तो कौन हो जाएगा गुंजन पक्षी। तो आंसर आपका डी। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसे जो है आनुवांशिकता का मतलब जनक बोला जाता है। किसको बोला जाता है आनुवांशिकता पे मतलब कि जेनेटिक जो है अथी पे काम किया था, कौन किया था आपका डार्विन। उसके बाद क्या देखो है बी मेंडल है ये, इसको क्या बोलते हैं ग्रेगर मेंडल, ठीक है ना। ग्रेगर मेंडल थी यही जो थे क्या मटर पे जो है क्या किए थे, मटर पे जो है ये एक्सपेरिमेंट किए थे। मटर पे प्रयोग उनका था कि एक छोटा मटर का पौधा लिए, एक बड़ा मटर का पौधा लिए, फिर इन दोनों के क्या मतलब एक तरह से आनुवांशिकता मतलब कुछ मतलब रिएक्ट अथी हुआ दोनों को मिला के, फिर इससे देखा गया क्या एक ऐसा मटर का पौधा भी होगा जो कि इन दोनों के बीच में होता है। इससे मतलब क्या दोनों का गुण इसमें है समाहित। तो आनुवांशिकता का जनक किसको बोलते हैं ग्रेगर मेंडल को। तो यह आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड जिसको कि हम टेबल साल्ट बोलते हैं जो कि खाने में यूज करते हैं हम लोग, तो कौन सा खनिज में पाया जाता है। तो टेबल साल्ट जो है मतलब एक तरह से ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मतलब कि समुद्र के पानी को सुखाते हैं और हम मिल जाता है, उसको भी क्या करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा रिफाइन करते हैं मतलब साफ़ करते हैं तब जाके मिलता है। तो वही बोल रहा है क्या किससे कौन सा मतलब कि खनिज से मिलता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है एस्क्लेरोराइट जो कि नहीं होता है देखिए। उसके बाद क्या बोल रहा है हेलाइट आपका होता है। देखिए हेलाइट मतलब ही होता है क्या देखिए हेलाइट मतलब होता है आपका पत्थर। अब पत्थर से ही एक तरह से ये क्या होता है आपका टेबल साल्ट जो है, क्योंकि जो पानी जो होता है पानी जब मतलब कि पहाड़ों से या और भी कहीं से जब लवण लेता है तब जाके पानी में नमक आता है। उसी नमक को हम लोग क्या करते हैं जबकि वाष्पीकरण द्वारा हम लोग क्या करते हैं उसको बनाते हैं फिर शुद्ध करके उसमें आयोडीन वगैरह मिला के हम लोग जो फिर खाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हेलाइट।
उसके बाद वो देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा अयस्क के साथ सही मेल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, क्या यहाँ कॉलवेराइट जो है सोना का सही है। उसके बाद मेलेकाइट जो है वो तांबा का सही है। उसके बाद बोल रहा है क्या, मिलेराइट जो है यूरेनियम का मिलेराइट नहीं होता है। यूरेनियम का ये जो मिलेराइट होता है वो निकेल का होता है, ठीक है ना। ये मिलेराइट किसका होता है, ये मिलेराइट निकेल का होता है। और यूरेनियम का जो होता है वो होता है पिंच ब्लेड, ठीक है, पिंच ब्लेड। यह जो होता है यूरेनीराइट होता है, यूरेनीराइट। यह पिंच ब्लेड होता है, यह यूरेनीराइट होता है। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि इसका आंसर क्या हो गया, जो गलत है आंसर तो सी हो गया। उसके बाद बोल रहा है स्मेल्टाइट जो होता है कोबाल्ट का, ये सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। उसके बाद देखिए 17 क्या क्या बोल रहा है कि उत्प्रेरक जो होता है वह पदार्थ जो होता है कौन सा पदार्थ होता है। तो जानते हैं कि कोई भी चीज़ को जब हम लोग क्या कर अभिक्रिया कराते हैं तो वो अभिक्रिया कर नहीं पाता है, तो क्या करते हैं हम लोग एक उत्प्रेरक देते हैं ताकि वो जो क्या करे दोनों को उत्प्रेरित करे अभिक्रिया करने के लिए। तो उत्प्रेरक का क्या काम है कि दोनों को एक तरह से उत्प्रेरित करना। खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन दोनों को क्या करता है एक तरह से जगाता है कि अभिक्रिया करो। तो उत्प्रेरक का काम क्या है कि मतलब कि जो भी अभिक्रिया का दर है उसको बढ़ाना। तो यहाँ क्या देखिए अभिक्रिया के दर को बढ़ाना, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट, ठीक है ना, कैटेलिस्ट। तो ये 17 का क्या हो जाएगा, ए। देखिए 18 का क्या बोल रहा है कि दहन जो है कैसी प्रक्रिया है। तो दहन किस तरह का प्रक्रिया बोल रहा है, जैविक प्रक्रिया। तो जैविक प्रक्रिया तो होता नहीं है क्योंकि दहन बोल रहा है मतलब आग लगना, मतलब आग लगाते हैं हम लोग, तो उसको बोल रहे हैं दहन। दहन किस तरह का प्रक्रिया है, तो क्योंकि आग जब लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन होता है और ईंधन होता है। तो ईंधन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब जलाते हैं तभी आग लगता है ना। तो जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये क्या है आपका रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है ना, रासायनिक प्रक्रिया। अब किसी चीज़ को जैसे जलाते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है पेपर जल गया तो वो क्या है भौतिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के शरीर से जो उत्सर्जित होता है जैसे कि पसीना ही उत्सर्जित होता है वो क्या है जैविक प्रक्रिया। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि कांसा जो है, कांसा का निम्न में किसका मिश्र धातु है। तो किन किन चीज़ों से मिलकर कांसा बनता है, तो कौन कौन चीज़ मिलता है, तो इसमें आपका तांबा मिलता है और टीन मिलता है। तांबा का इसमें आपका 88% होता है और टीन का जो है 12% होता है। ये दोनों मिल के आपको क्या देता है, आपको कांसा। तो आंसर यहाँ इसका क्या हो जाएगा, सी, आंसर सी। 19 हो गया। अब देखिए 20 में क्या बोल रहा है, 20 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन ऐसा अभासी बल है। अभासी बल मतलब कि ऐसा बल जो मतलब एक तरह से परिभाषित ना हो, ठीक है ना। तो झूठा बल जिसको कि हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं, ठीक है, सूडो फोर्स मतलब कि झूठा, वो है नहीं। तो क्या बोल रहा है कि कौन सा एक उदाहरण है, तो क्या देखते हैं, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक गोलंबर पे जब गोल घूमते हैं तो मान लीजिए स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो आप क्या हो सकता है इधर फिसल जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे धीरे करना पड़ता है। और धीरे करने के साथ साथ हम लोग क्या होता है कि उसके केंद्र की तरफ, गोलंबर का जो केंद्र होता है उसकी तरफ हम लोग झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि कौन सा जो है आभासी है, ठीक है ना। तो आभासी कौन हो जाएगा आपका, अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल। क्योंकि देखिए ये फोर्स तो अंदर की ओर लग रहा है क्योंकि आप झुक रहे हैं अंदर, लेकिन फोर्स दिखा क्या रहा है कि आप बाहर की ओर लगा रहे हैं। ये अपकेंद्रीय बल जो होता है वो क्या दिखाता है कि अब बाहर वाला फोर्स हो, मतलब बाहर जा रहा है फोर्स, लेकिन हम लोग झुक किधर रहे हैं, अंदर। तो जिधर फोर्स लगे उधर ही हम लोग झुकेंगे। तो हम लोग जब अंदर की ओर झुक रहे हैं मतलब कि केंद्र की तरफ, तो फोर्स भी किधर लगना चाहिए, केंद्र की तरफ। तो इसका मतलब बाहर जाते हुए जो फोर्स दिखा रहा है मतलब कि बल दिखा रहा है वो झूठा बल है। तो यहाँ आभासी बल कौन हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वो दोनों वर्ग कौन से थे, तो वो दोनों वर्ग समाज में कौन थे, एक स्त्री थे एक शूद्र थे, ठीक है ना। क्योंकि स्त्री को समाज में उस तरह से सम्मान नहीं मिला था और शूद्र को भी नहीं मिला था। दोनों को क्या किए, एक साथ जोड़ के समाज को एक तरह से सीख दिए कि कोई भी जो है छोटा बड़ा नहीं होता है, सबको समान अधिकार है, सबको समान रूप से देखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। उसके बाद देखिए क्या 22 में बोल रहा है कि किस जो है राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये कौन सा राजवंश था जिससे महाबलीपुरम जो है मंदिर का निर्माण किया था, तो ये आपका जो है पल्लव था, ठीक है ना। और इसके जो है मतलब पल्लव तो वंश था लेकिन कौन सा शासक जो था इसका करवाया था, वो था नरसिंह वर्मन प्रथम,
नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये इनका मंदिर का निर्माण कराया था। और ये महाबलीपुरम मंदिर का क्या है खासियत कि यहाँ पे जब मंदिर देखिएगा तो आपको क्या होगा कि यहाँ रथ मंदिर दिखेगा, मतलब बहुत सारा रथ मंदिर दिखेगा, ठीक है ना। मतलब इस पे इस तरह बनाया गया महाबलीपुरम का मंदिर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वहाँ यहाँ पूछा है वंश पूछा है तो पल्लव वंश हो जाएगा। अगर पूछता कि किसने बनाया है तो क्या हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो उसके बाद देखिए क्या है, आपको बोल रहा है कि सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता था। मतलब कि सूफी जो होता था, सूफी संत जो होते थे, उनके आदेशों को किस नाम से जाना जाता था। तो यह क्या होता था आपका, सिलसिला, ठीक है ना। उनके आदेशों को सिलसिला के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब देखिए क्या, सुविख्यात कोहिनूर कोहिनूर हीरा जो है कहाँ से प्राप्त किया गया था, मतलब किस खान से। तो सब जानते हैं क्या है, गोलकुंडा, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। गोलकुंडा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद बोला है कि निम्नलिखित में से अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है। मतलब कि मुगल बादशाह के समकालीन दिया हुआ है, कौन कौन मिलान गलत है। तो बोल रहा है क्या, देखिए राणा सांगा, बोल रहा है कि राणा सांगा क्या अकबर के अथी में थे, मतलब कि समकालीन थे, जो गलत है। क्योंकि राणा सांगा जो था किसके समकालीन थे, ये जो है बाबर, सबसे पहले जो मुगल शासक आया था उसके समकालीन थे। क्योंकि इसके साथ जो है राणा सांगा का क्या एक युद्ध भी हुआ था, जिसको बोलते हैं हम लोग खानवा का युद्ध। कब हुआ था ये आपका 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध, ठीक है ना। तो जिसमें कि आपका ये अकबर जो है जीता था और राणा सांगा, अकबर बोलते हैं, बाबर जो जीता था और राणा सांगा हारा था। तो खानवा का युद्ध, इसका मतलब ये राणा सांगा जो है किसके समकालीन थे, बाबर के। तो यहाँ अकबर का दिया हुआ है, तो जो कि पहला ही गलत हो जाता है आपका। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ गलत चुनने के लिए बोला था। देखिए पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के साथ बहुत लड़ा है। उसके बाद देखिए जुझार सिंह जो है वो शाहजहाँ के साथ हुआ था, जसवंत सिंह जो औरंगजेब के साथ। इसका मतलब सब सही है, आपका ए नंबर गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और इसको ऊपर करते हैं। बोल रहा है क्या, अकबर द्वारा किए गए सुधारों का मेल कीजिए। मतलब कि कौन कौन अकबर जो है सुधार किया था, ठीक है ना। तो अकबर कौन कौन सा सुधार किया था, देखिए क्या बोल रहा है, क्या मजहर की घोषणा की थी, कब, ये आपका 1579 ईस्वी में। तो ये बिल्कुल सही है, 1579 ईस्वी में किया था। जजिया का समाप्ति किया था अकबर ने 1564 ईस्वी में, ये भी सही है। आपका तीर्थ यात्रा का समाप्ति किया था 1562 ईस्वी में, जो कि गलत है, 1500 यहाँ 63 हो जाएगा। और देखिए इबादत खाना का स्थापना जो है कब किया था, ये बोल रहा है कि 82, जो कि गलत है, 1575 ईस्वी में। तो इसमें आपका 2 सही 2 गलत है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 सही 2 गलत, मतलब 1 2 जो है इसका आंसर है। तो 1 2 किस में है, ए में। देखिए 26 का आंसर क्या हो गया, ए। अब देखिए इसके बारे में जानिए कि मजहर जो है कहते किसके हैं। मजहर क्या होता था कि मतलब कि अगर किसी उस प्रदेश में जब मतलब अकबर का शासन था, उस प्रदेश में अगर किसी को धार्मिक विषय पर अगर किसी तरह का मतलब कि एक तरह से वाद विवाद हो जाता था, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था, अकबर जो बोल देता था, मतलब अकबर का ही एक तरह से फैसला जो है अंतिम फैसला माना जाता था। अगर धार्मिक विषय पे किसी से अगर वाद विवाद हो गया तो अकबर का फैसला धार्मिक फैसला माना जाता था और अंतिम फैसला माना जाता था, और वही सबको मान्य होता था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसी को मतलब बोला वहाँ किया जाता था मजहर, ठीक है ना। तो मजहर को कब मतलब कि घोषित किया गया था, तो ये आपका 1579 ईस्वी को, ठीक है ना। ये सही है आपका। जजिया जानते हैं, जजिया कर लगता था, मतलब कि टैक्स देना पड़ता था। तो जजिया एक तरह से टैक्स था, वो भी आपको 64 में लगाया गया। उसके बाद तीर्थ यात्रा भी करवाता था, जो कि एक तरह से समाप्त कर दिया गया। ये आपका 62 में नहीं 63 में समाप्त किया गया। तो ये आपका गलत था। उसके बाद इबादत खाना जो है, इबादत खाना क्या था, इबादत खाना एक तरह से क्या था, मतलब कि समझिए कि हॉल था। उसमें क्या होता था, हर एक धर्म के गुरु जो है वहाँ पे आते थे, हर एक धर्म का विभिन्न धर्मों के गुरु आते थे, और वहाँ अलग अलग धर्मों के जो शिक्षा होता था ना उस पर चर्चा होता था। यहाँ पे अलग अलग धर्मों में किस किस तरह का शिक्षा है उस पर चर्चा होता था। तो मतलब एक तरह से यहाँ धर्म गुरुओं के चर्चा का स्थान होता था इबादत खाना। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2, जो कि ए में सही है, ठीक है। तो आंसर इसका 26 का ए। उसके बाद देखिए बोले 27 में, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर जो है बहुत सम्मान करता था। तो कौन था प्रसिद्ध जैन विज्ञान, वो जो है हरि विजय सूरी था। हरि विजय सूरी जो है ये प्रसिद्ध जैन विज्ञान था, जैन जो है विद्वान था। और इसको अकबर जो है इतना पसंद करता था, सम्मान करता था, कि इसको जो है अकबर एक तरह का उपाधि भी दिया था, जो कि था जगत गुरु, ठीक है। जगत गुरु का उपाधि भी दिया था, मतलब एक जगत गुरु इनको बोलते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना।
हरिविजय सूरी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में, बोल रहा है अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपना व्यापार केंद्र, देखिए व्यापार केंद्र, शासन नहीं बोल रहा है, व्यापार केंद्र जो है स्थापित किया है उसका क्रम बताएं। तो अंग्रेजों ने व्यापार केंद्र सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? सूरत में, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ किया था? मद्रास में। उसके बाद आपका बम्बई जो है, मुंबई अभी हो गया है। उसके बाद कोलकाता में। आपका सूरत में कब किया था? सूरत में आपका 1613 ईस्वी में किया था। और मद्रास में आपका किया था 1639 ईस्वी में, ठीक है ना। कोलकाता में किया था आपका 1687 ईस्वी में। और आपका ये आ गया 87 हो गया, और कलकत्ता में सबसे लास्ट में किया था। तो आपका कलकत्ता मतलब 87 के बाद ही है, लेकिन आप देख लीजिए मुंबई का जो है 87 है, तो कोलकाता में जो है 87 के बाद, मतलब कि ई जो है 1600 आप समझ लीजिए 95 के करीब होगा। मतलब कि लास्ट जो है 16, मतलब कि 16वां साल हो रहा था उसी में था। तो इसका मतलब क्या है? आंसर आपका क्या होगा? सी, ठीक है, आंसर सी। उसके बाद बोल रहा है क्या, नादिर शाह के आक्रमण के समय जो है दिल्ली का शासक कौन था? तो नादिर शाह जिसमें आक्रमण किया था उसमें दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह, ठीक। और नादिर शाह कहाँ का था? ये जो है फारसी था, ठीक है ना। ये जब दिल्ली पर आक्रमण किया था कब किया था? ये 1739 ईस्वी में। तो उसमें दिल्ली का शासक कौन था? ये मोहम्मद शाह, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए उपन्यास जो बोल रहा है नील दर्पण, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो पहले जानिए कि नील दर्पण जो है लिखा किसने है? तो नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु ने। और इनका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किसने किया? मधुसूदन दत्त ने, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेजी अनुवाद पूछ रहा है तो मधुसूदन दत्त होगा। किसने लिखा है? तो यहाँ दीनबंधु होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर पूछ रहा है कि अनुवाद किसने किया, तो आपका बी हो जाएगा आंसर, मधुसूदन दत्त। उसके बाद देखिए क्या 31 नंबर में बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति जो है ताना भगत है, ताना भगत है, ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है? मतलब एक तरह से ये आंदोलन हुआ था उसके साथ जुड़ी है। तो ये कौन सा जनजाति आपका जो है इसके साथ जुड़ी है? तो ये देखिए उरांव, उरांव जो है, उरांव कहाँ पड़ता है? उरांव जो है आपका झारखंड में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मतलब अलग अलग जगह में पड़ता है। लेकिन बोल रहा है कि कौन सा जनजाति जो है इसके साथ जुड़ा था? तो झारखंड का जो उरांव जनजाति था ना, क्योंकि उसमें तो विभाजित नहीं हुआ था तो बिहार ही बोल सकते हैं। तो बिहार का उरांव जनजाति जो है उसमें ये क्या था? ताना भगत में शामिल हुआ था, एक तरह से मदद किया था। और इसमें जो है एक तरह से नेतृत्व जो कर रहा था उसमें था क्या? जतरा भगत, ठीक है ना, और एक बलराम भगत। ये दो दो जो थे उनका नेतृत्व कर रहे थे एक तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उरांव, ठीक है ना, उरांव ए। उसके बाद बोल रहे हैं कि गांधी जी ने सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्न में से कौन सी थी? मतलब गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कौन सी थी? तो जानते थे कि सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे, मतलब ए और बी, धर्म और सत्याग्रह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे कि ये जो है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण शिक्षा की बात करें तो उनका क्या था कि सत्य और अहिंसा। तो 1 और 2 होगा। तो 1 और 2 देखिए किसमें है? इसमें 3 है, 4 है, 1 और 2 सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों ऐतिहासिक जो है मिलन हुआ था? तो कौन सा अधिवेशन? सब जानते हैं कि लखनऊ का अधिवेशन था। तो लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ का अधिवेशन आपका कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। और इस अधिवेशन का जो एक तरह से अध्यक्षता कर रहा था वो कौन था? SC मजूमदार, मजूमदार याद रखिए, मजूमदार थे, ठीक है ना। तो मजूमदार जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इस अधिनियम में क्या हुआ था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो है मतलब कि मुस्लिम लीग, वो दोनों अलग अलग थे, तो उन दोनों को यहाँ पे शामिल किया गया और एक साथ मिला के आगे चलने को कहा गया, ठीक है ना। मतलब एक तरह से यहाँ पे मिलान हुआ था, दोनों को एक दूसरे से समीप आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद बोल रहा है क्या, भारत सेवक जो है समाज, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये बोल रहा है क्या, कब किए थे? गोपाल कृष्ण ने कब किए थे? तो ये आपका 1905 ईस्वी में किए थे। कहाँ पे? ये पुणे में, ठीक है ना, ये पुणे में किए थे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 1905। और 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि गांधी जी का खादी जो था, जो खादी कपड़ा बोलते थे, वो किसका प्रतीक मानते थे? मतलब ठीक है ना। तो गांधी जी खादी कपड़ा किसका प्रतीक मानते थे? क्योंकि जो है खादी जो है एक तरह से उत्पाद हम लोग करते हैं, हम लोग बनाते हैं, तो इससे क्या होता है आर्थिक हम लोग का स्वतंत्रता, मतलब एक तरह से आर्थिक मदद मिलता है, हम लोग को पैसा कमाने का जरिया होता है। तो उन्होंने क्या बोले थे? उन्होंने बोले थे कि ये जो है आर्थिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन खादी बना के हम लोग अपना देश का सामान अपना खुद यूज करेंगे, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता होगा, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग भारत को आर्थिक स्वतंत्र कर रहे हैं, मतलब दूसरे पे निर्भर नहीं बना रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी।
ठीक है। उसके बाद देखिए वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। तो कोई चीज़ बोलते हैं ना कि आप यहाँ बनाइए और उसका विदेश में भी बिक्री होगा, मतलब कि ग्लोबल दुनिया का आदमी भी जानेगा कि ये चीज़ यहाँ पे बिक रहा है। जैसे अभी आज के डेट में हम एप्पल खरीद रहे हैं तो सब आदमी जान रहे हैं कि एप्पल कहाँ का है, चाइना का फ़ोन है, यहाँ पे अमेरिका का है और जो बनता है चाइना में। जैसे मान लीजिए कि और भी सारा, जैसे सैमसंग है बोलता है साउथ कोरिया का फ़ोन है। तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, मतलब सब आदमी इसको जानता है। तो वही बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है। तो इसका क्या होता है, देखिए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, जो कि गलत है। क्या बोल रहा है कि वित्तीय व्यापार का एकीकरण, जो कि गलत है आपका। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, जो सही। घरेलू अर्थव्यवस्था मतलब क्या, हम लोग लोकल लेंगे, मतलब कि लोकल एरिया में जो क्षेत्रीय हमको छोटा छोटा एरिया होता है, या एक तरह से राज्य में, मतलब छोटा छोटा, जो कि वहाँ से अगर कोई चीज़ उत्पाद कीजिए और आपका पूरा विश्व में जाए, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया कि छोटे मतलब जगह से पूरे विश्व में वो फैल गया। तो इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, मतलब कि अब साथ साथ चलना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 36 का सी। अब देखिए 37 में बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक विकास, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक विकास का आर्थिक क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बोल रहा है किस देश का आर्थिक विकास किस पे निर्भर करता है, किसी देश का आर्थिक विकास जो है किस पे निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है आर्थिक विकास, देखिए अब मान लीजिए कि इंडिया का ही बात बोल रहे हैं। तो इंडिया में आर्थिक विकास अगर बोला जाए कि यहाँ पे अगर पैसा आए तो किस पे निर्भर करेगा, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संसाधन, जो यहाँ पे मान लीजिए कोयला है, कौन क्या बोलते हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, जो चीज़ भी निकल रहा है तो यहाँ पे उससे भी निर्भर करता है कि आपके पास कितना, मतलब कि कच्चा सामान है जिससे कि आप उत्पाद कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है पूंजी निर्माण। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आपके पास जो है कौन कौन चीज़ जो है किस किस तरह का मार्केट है उससे भी पता चलता है। उसके बाद बता बाज़ार का मतलब आकार, मतलब आपका किस तरह का बाज़ार है, मतलब लोकल है कि इंटरनेशनल बाज़ार है, उस पर भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्या है, आर्थिक विकास जो है किसी देश का उपयुक्त सभी, मतलब कि यहाँ पे सब पे करेगा। जो आंसर ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में सब पे करेगा। उसके बाद बोलिए यहाँ पे क्या, देखिए घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता जो है कैसी होती है। तो कोई वस्तु जब घटिया होगा तो उसका मतलब एक बार जब कोई आदमी खरीद लेगा तो दूसरा बार उसको खरीदना नहीं चाहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो मांग होती है उसको बोलते नकारात्मक मांग, ठीक है। इसका मतलब घटिया वस्तु का जो मांग होता है, मांग का सापेक्ष कैसा होता है, नकारात्मक होता है। तो आंसर इस यहाँ क्या हो जाएगा, बी आपका, ठीक है, नकारात्मक। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा बोल रहा है, कौन सा केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, कौन सा आपका कर होता है, कर यहाँ टैक्स जो होता है, कौन सा टैक्स आपका सिर्फ राज्य सरकार लगा सकता है। देखिए आप जानते हैं कि मनोरंजन जो कि मतलब कि सिनेमा हॉल वगैरह में कौन सा सरकार लगाता है, राज्य सरकार टैक्स लगाता है। क्योंकि जो सिनेमा का टिकट होता है वो टिकट पे देखिए कि राज्यसभा मतलब राज्य सरकार का यहाँ पे टैक्स लगा हुआ रहता है। अगर टिकट का दाम 100 रुपया है तो राज्य सरकार उसमें 50 रुपया और ऐड कर दिया, तो आपको टिकट अब 150 रुपया में मिलेगा। तो 150 रुपया में 50 रुपया राज्य सरकार के खाते में जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब मनोरंजन कर पे कौन लगाता है, राज्य सरकार। बाकी बात देखिए कोई भी कर, संपत्ति के कर पे, उसके बाद निगम के कर पे, आयकर जो होता है टैक्स जो देते हैं आप, वो सब कौन होता है, सब जो है केंद्र सरकार लेता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो राज्य सरकार लगाता है इस ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा मनोरंजन कर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है। तो भारत में योजनाबद्ध जो है अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है, आपका बोल रहा है कि पूंजीवाद। उसके बाद आपका बोल रहा है क्या, परंपरागत जो है। उसके बाद आपका क्या बोल रहा है, परंपरागत है, अधिकार व्यवस्था है और समाजवादी है। तो यहाँ पे देखिए योजनाबद्ध जो भी होता है समाजवादी, यहाँ पे जो योजनाबद्ध होगा उस किस तरह का होगा, समाजवादी होगा अर्थव्यवस्था। क्योंकि भारत का बात बोल रहा है तो यहाँ पे किस तरह का हो जाए, पूंजीवाद तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, समाजवादी एक तरह से हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ क्या होता है। तो मतलब कि एक तरह से सूर्य समझिए कि मध्यरात्रि में निकला हो, लेकिन सूर्य तो रात्र में निकलता नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोल रहा है क्या, संध्या का प्रकाश, ठीक है ना, वो गलत है। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, उदयीमान का सूर्य, मतलब उदयीमान मतलब कि एक तरह से मतलब उदित हुआ है, वो भी नहीं। उसके बाद बोलिए यहाँ पे क्या, बहुत चमकदार चंद्रमा, मतलब कि अगर चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा पूर्णिमा का दिन हो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मध्यरात्रि का सूर्य, वो भी नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि सूर्य का
ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना, इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो क्या हुआ है, 23.5 डिग्री जो है अक्ष पे झुका हुआ है, ठीक है ना। ये 23.5 डिग्री जो है आपका अक्ष पे झुका हुआ है। तो ये जब भी सूर्य यहाँ पे है, ये जब घूमता है तो यहाँ पे की देखिए हमेशा ये जो उत्तरी ध्रुव है वो कभी न कभी तो ऐसा होगा कि इस सूर्य के करीब जो है उत्तरी ध्रुव जो है पहले तो एक दूर होगा, उसके बाद कभी न कभी तो ये नज़दीक होगा। जब नज़दीक होता है तो एक तरह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत देर तक प्रकाश जाता है तो जो चमकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का जब उत्तरी वृत्त पर, ठीक है ना, उत्तरी वृत्त पर देर तक चमकना होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यरात्रि का सूरज। तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी, ठीक है, मतलब उत्तरी ध्रुव पे देर तक चमकना। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन जो है सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो सौर परिवार का सदस्य कौन है, देखिए क्षुद्र ग्रह तो है, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह कौन होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में देखिए छोटा छोटा ग्रह को हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। धूमकेतु भी है, उसके बाद बोले ग्रह तो है ही सौर। उसके बाद देखिए निहारिका नहीं है। निहारिका ये क्या होता है, ये आकाश गंगा में जो है आकाश गंगा जब निर्माण होता है ना तो उसके शुरुआती में क्या होता है कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होता है उस गैस को एक तरह से गैस से बने बादलों को जो एक तरह से मतलब कि एक तरह से संग्रहित किया जाता है ना, उससे जो है बनता है ये, ठीक है। उसको हम लोग निहारिका बोलते हैं। तो ये जो है हम लोग का क्या होता है कि सौर मंडल का नहीं है, ये ब्रह्मांड में है लेकिन सौर मंडल का नहीं। यहाँ पूछा कि सौर परिवार का नहीं है तो कौन नहीं है आपका, निहारिका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि वृहद और ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए हिमालय तो तीन तीन भाग में बटा हुआ है हिमालय। एक आपका सबसे उत्तर में हिमालय है, ठीक है ना, समझ लीजिए कि सबसे उत्तर में। उसके बाद उत्तर से जब दक्षिण आइएगा तो दूसरे नंबर पे आता है मध्य हिमालय। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको ये हो गया आपका वृद्ध हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, ये होगा सबसे निम्न हिमालय, ठीक है ना, सबसे नीचे। अब देखिए ये जो है वृद्ध और ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं हिमाद्री। और ये मध्य हिमालय को इसको एक तरह हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। और जो सबसे नीचे हिमालय है उस हिमालय को हम लोग बोलते हैं शिवालिक, मतलब ये दूसरा नाम है ये। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि वृहद हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है उसका दूसरा नाम क्या है। तो उसका दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री। और ये हिमालय जो है एक तरह से समझिए कि सबसे ऊपर में है। जो वो देखते हैं कि कश्मीर है ये सब में जो हिमालय जाता है वो सबसे ऊपर वाला है। उसके फिर जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की ओर आते जाएंगे तो हम लोग का हिमालय दूसरा दूसरा होता जाएगा। तो हम लोग का सबसे नीचे जो है सबसे दक्षिण की तरफ हिमालय है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिवालिक। तो यहाँ देखिए क्या पूछा है, यहाँ पूछा है क्या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पश्चिम बंगाल की सीमा बोल रहा है कितने देश के साथ लगती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल अब जानते हैं कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, अगर भारत का मानचित्र बनाए तो यहाँ पे जो है ऐसे जाता है, ठीक है ना, ऐसे जाके फिर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपका बांग्लादेश है जानते हैं। यहाँ आपका ई जो है उठा हुआ जो है ये आपका क्या है, ये सिक्किम है। और देखिए ये जो आपका बंगाल है वो यहाँ तक है, ठीक है ना, यहाँ तक। तो ये सब आपका बंगाल। तो देखिए बंगाल और ये सिक्किम है, ये जो उठा हुआ है वो सिक्किम है। इस सिक्किम के इधर आपका भूटान है, इस सिक्किम के इधर आपका नेपाल है। तो देखिए नेपाल से भी इसका बॉर्डर लग रहा है और सिक्किम से भी बॉर्डर मतलब कि इसका जो है भूटान से भी बॉर्डर लग रहा है और यहाँ तो बांग्लादेश है ये। तो इसका मतलब 3 गो देश से मतलब एक तरह से बॉर्डर लग रहा है इसका। तो 3 देश होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है आपको बोला पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है कितनी देशों से लग रही है, देश के बारे में पूछा है। तो 2 4 5 3 है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, मतलब कि 3 देश से लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि कुल्लू घाटी जो है किसके बीच स्थित है। तो कुल्लू पहले है कहाँ, कुल्लू जो है आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और कुल्लू जो है किस मतलब कि एक तरह से नदी पे बसा हुआ है, एक तरह से ये समझिए। तो वो है ब्यास नदी पे, क्योंकि ब्यास नदी हम जानते हैं क्या हिमाचल प्रदेश में बहती है, और ब्यास नदी पे। अब बोल रहा है क्या ये जो घाटी है ये किसके बीच स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि धौलाधार जो है वो कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और पीर पंजाल क्या होता है, हिमाचल प्रदेश। और लद्दाख जो अभी ऐसे तो जम्मू कश्मीर बोलते थे लेकिन अब जो है लद्दाख बट गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग, तो अभी लद्दाख में पड़ता है। तो पीर पंजाल कहाँ हो गया आपका, मतलब कि एक तरह से लद्दाख में। और ये क्या लद्दाख में भी हुआ और हिमाचल में भी। तो ये धौलाधार जो है और पीर पंजाल ये दोनों के बीच में आपका क्या पड़ता है, मतलब एक तरह से कहाँ पे बसा हुआ है, दोनों के बीच में। तो कौन है कुल्लू, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी।
ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है क्या, ऊंचे क्षेत्रों में जो है लेटेराइट मृदा जो है मिलती है, उसका प्रकृति कैसा होता है। तो लेटेराइट आप जानते हैं कि लेटेराइट आप देखते एक साथ देखते हैं कि गांव वगैरह में जब क्या होता है कि जब हम लोग रोड बनाते हैं तो एक तरह से मोरम जो है, मोरम उसमें डालते हैं, ठीक है ना। मोरम क्या होता है, लाल होता है। तो उसी टाइप से क्या होता है, लेटेराइट मिट्टी भी लाल होता है। वो लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। तो आयरन ऑक्साइड क्या करता है, जानते हैं कि कोई भी चीज़ में जब जंग लगता है तो वो आयरन ऑक्साइड होता है। जैसे लोहा में जंग लगता है तो वो आयरन ऑक्साइड होता है, तो देखते हैं वो जंग लगता हुआ लाल होता है। तो जहाँ पे भी आयरन ऑक्साइड होगा वो लाल कलर देगा, ठीक है। तो लेटेराइट का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो बोल रहा है कि यहाँ प्रकृति उसका कैसा है, तो उसका प्रकृति आपका यहाँ क्या हो, देखिए क्षारीय होता है, जो गलत है, क्योंकि उसके बाद बोला है लवणीय है, तो गलत है। उसके बाद बोला अम्लीय, तो ये जो है अम्लीय होता है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सी, अम्लीय, ठीक है ना। और ये कहाँ पे मिलता है अगर बोला जाए तो, जैसे भारत का अगर मानचित्र देखिए, ये दक्षिण भारत का है, तो ये आपका जो पूर्वी क्षेत्र होता है ना, पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी, ये दोनों जगह मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो समुद्र से लगा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अधिकतर जो है लेटेराइट मिलता है आपको, लेटेराइट मृदा मिलता है, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट पे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अगर इसका आंसर बात बोले तो सी हो जाएगा, अम्लीय। अब बोल रहा है कि भारत में जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। मतलब भारत में जो जलवायु आता है, कौन सा जलवायु हम लोग का, मानसून है। तो मतलब मानसूनी जलवायु, तो पहला मानसून तो होगा ही, मतलब इसका प्रभाव तो पड़ता है। बोल रहा है कि नहीं पड़ता है, तब देखिए महासागरीय धारा जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए भारत में क्या होता है कि मतलब हम लोग का भौगोलिक ही इस तरह से है ना, जो महासागरीय धारा का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग का क्या होता है, हम लोग जो है मान लीजिए कि विषुवत रेखा ये है, तो हम लोग इसके थोड़ा ऊपर में मतलब कि एक तरह से बसे हुए हैं। क्यों, क्योंकि भारत का जो मतलब कि सबसे दक्षिण जो है, मतलब कि दक्षिण का देखिएगा वो कितना आपका जो है 8 डिग्री पे बसा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, हम लोग जो है विषुवत रेखा जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री शुरू होता है, तो हम लोग 8 डिग्री पे बसे हुए हैं। तो इसका मतलब विषुवत रेखा से हम लोग ऊपर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, महासागरीय धारा, बी। और किस पे निर्भर करता है, तो जानते हैं कि मानसून रहता है, तो किस पे निर्भर करेगा, मतलब कि भौतिकी के बारे में जाने तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका अक्षांश किधर है, ठीक है, किस अक्षांश में है, उस पे निर्भर करता है। समुद्र की निकटता, मतलब कि हम लोग जो है किस समुद्र के निकट हैं, उससे निर्भर करता है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या, मानसूनी हवा, तो जानते ही हैं कि मानसूनी हवा तो मानसून पे कर रहा ही रहा है। उसके बाद मिट्टी की प्रवृत्ति पे, किस प्रकार की मिट्टी है। अगर मान लीजिए कि बहुत जल्दी गर्म होने वाली मिट्टी है, तो वो मिट्टी क्या होगा, गर्म होकर समुद्र की तरफ हवा चलेगी। तो वो जब समुद्र की हवा चलेगी तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, मतलब हवा, फिर समुद्र से एक तरह से हवा चलेगी। तो एक तरह से क्या होता है कि मिट्टी से भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बोल रहा है किस पे नहीं पड़ता है, तो महासागरीय धाराएं, बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला बोलते हैं। खुला नाला मतलब एक तरह से नाला ही बोलिए, नाला बोलते हैं किसको, गंगा, कोसी, यमुना और नर्मदा। तो इसको क्या बोलते हैं, यमुना को। क्यों, एक तरह से दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली से बहती है, लेकिन ये नाम का है, ये बहती भी नहीं है, इतना इसमें गंदगी पड़ा है कि ये जाम हो चुका है, नाला बन चुका है। तो ये जो है आपका दिल्ली में, इसी को यमुना को ही क्या बोलता है, एक तरह से समझिए उपहास कर रहा है इसको कि खुला नाला बोल रहा है, मतलब कि एक तरह से गंदगी से भरा हुआ। अब सोचिए कि यमुना जो है किन किन, यमुना के किनारे कौन कौन सा शहर जो है स्थित है आपका, ये भी जान लीजिए। तो एक तरह से याद रखिए आदमी, ठीक है, आदमी। आ से आपका आगरा, दो से दिल्ली और मो से मथुरा। ये आगरा, दिल्ली, मथुरा, ये तीनों कहाँ पे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे अगर बोला जाए तो, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखिए भारत में बोल रहा है समुद्री गाय, भारत में समुद्री गाय किस वायु रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। तो जानते हैं समुद्री गाय क्या होता है, एक समुद्री जीव होता है। ये गाय नहीं होता है, ये जो है समुद्री जीव होता है, समुद्री जीव होता है। ये जीव इसलिए इसको गाय बोलते हैं क्योंकि समुद्री जीव होने के साथ साथ क्या करता है कि समुद्र में जो घास होता है ना, उसको ये खाता है। तो गाय जो है घास खाने का काम करती है, तो इसीलिए उसको समुद्री गाय बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि कहाँ पे, कौन सा बायो रिजर्व क्षेत्र में इसको पड़ता है, तो कौन सा पड़ता है इसको, मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना। तो ये आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, मन्नार की खाड़ी, बी।
उसके बाद बोल रहा है कि भारत में किसने जो है पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट हैं। तो हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं पहले ये जान लीजिए। हॉटस्पॉट बोलते हैं क्या, जैसे कि कोई भी एरिया, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है तो इंडिया में क्या हुआ कि देखा गया क्या कि यहाँ पे कहाँ कहाँ जो है कोरोना का बहुत ज़्यादा है, जहाँ जहाँ आदमी मर रहा है, तो उसको क्या बना दिया हॉटस्पॉट। मतलब वो एरिया एक तरह से खतरे के निशान पे है, मतलब कि सरकार के नज़र में है, खतरा वहाँ पे है। तो उसी तरह हॉटस्पॉट में क्या होता है कि जहाँ भी जैविक विविधता है ना, तो वहाँ देखा जाता है कि कहाँ पे जो है जैविक विविधता नाश हो रहा है, मतलब एक तरह से लुप्त हो रहा है, उसको हॉटस्पॉट बनाता है और फिर उसका क्या करता है, संरक्षण करता है, उसका देख रेख करता है। तो बोल रहा है कि भारत में कितना हॉटस्पॉट है, तो भारत में जो है कुल 4 हॉटस्पॉट है, ठीक है। अब उसमें जानिए कि कौन कौन सा हॉटस्पॉट है। तो उसमें आप पहला आपको क्या देखेंगे कि जो आपका पश्चिमी, क्योंकि भारत का नक्शा देखते हैं तो ये जो आपका पश्चिमी घाट है, इस घाट में जानते हैं क्या आपको सबसे ज़्यादा जो है क्या मिलता है, पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकार का यहाँ पे पेड़ पौधा जीव मिलेगा आपको, इसीलिए इसको बोलते हैं जैविक विविधता से भरा हुआ घाट, मतलब एक तरह से पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट तो एक हो गया। दूसरा दूसरा क्या होता है कि जैसे पश्चिमी घाट हो गया तो उसके बाद पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय किधर हो जाता है, तो आपको देखिए ये भारत का जब नक्शा बनाते हैं उधर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, इधर से जब उतरते जाएंगे तो यहाँ आपका सिक्किम, फिर यहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है आपका पूर्वी पूर्वी जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। तो इसमें जो है आपका जो है पूर्वी क्षेत्र आता है, ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जैसे कि सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इसमें आता है। तो एक तो आ गया क्या पश्चिमी घाट, उसके बाद एक क्या हो गया पूर्वी हिमालय। एक जो आपका पड़ता है वो अंडमान निकोबार में पड़ता था। अंडमान कहाँ पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान निकोबार में क्या आता है आपका सुंडला लैंड है, सुंडा लैंड, ठीक है ना, सुंडा लैंड। तो सुंडा लैंड में भी जो है बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, तो उसको भी एक तरह से हॉटस्पॉट के रूप में रखा गया, ठीक है ना। एक तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार। अब एक और क्या होता है कि इंडो बर्मा, मतलब कि जो अभी हम लोग बोलते हैं क्या इंडो बर्मा, जो म्यांमार बोलते हैं, वो पहले बर्मा के नाम से जाना था। वहाँ पे भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जैव विविधता होता है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बांग्लादेश के बगल में ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे भी जैव विविधता पड़ता है। मतलब कि पूरे भारत में जो है 4 जगह हॉटस्पॉट बनाया गया है, पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट, जहाँ पे मतलब कि अगर जैव विविधता है तो उसको किसी न किसी तरह से खतरा है या तो वो विलुप्त हो रहा है, जिसके कारण उसका संरक्षण जरूरी है। तो कितना हॉटस्पॉट है, 4। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों के, ठीक है ना, सॉरी आदेशों को हम कहाँ देखते हैं। यहाँ पे आदेशों आदेशों है ना, लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देखते हैं। तो बोल रहा है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का जो भी मतलब एक तरह से संरचना है, उसको हम कहाँ देखते हैं। तो उसको हम लोग कहाँ देखते हैं, प्रस्तावना में, क्योंकि प्रस्तावना ही एक तरह से लोकतंत्र का छोटा कॉपी है। अगर लोकतंत्र बोलते हैं कि इतना बड़ा पेज, इतना बड़ा बुक है, तो उसका एक तरह से सार जो है प्रस्तावना है। मतलब प्रस्तावना से ही पता चल जाता है कि लोकतंत्र में किसके बारे में क्या क्या बात कहा गया है, किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। तो मतलब एक तरह से प्रस्तावना पढ़ लीजिए तो लोकतंत्र का एक तरह से पूरा मतलब ज्ञान हो जाएगा। अब उन्हीं चीज़ों पे लोकतंत्र में क्या है, नियम कानून बना हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है क्या, हम आदर्शों को कहाँ देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्रस्तावना में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 52 में, हमारे संविधान में न्याय समीक्षा जो बोलते हैं क्या, न्याय समीक्षा क्या होता है कि मतलब कोई भी कानून बना उसको क्या करता है सुप्रीम कोर्ट हमेशा समीक्षा करता है कि वो कानून जो है मतलब विधि संगत, मतलब कि जो हम लोग का संविधान है उसके संगत है कि नहीं। तो उसी को न्याय समीक्षा बोलते हैं। तो न्याय समीक्षा की धारणा जो है किस देश से ली गई है, तो जानते हैं कि न्याय समीक्षा की धारणा कहाँ से ली गई है, यूएसए की तरफ, यूएसए से। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, यहाँ से देखिए मौलिक अधिकार आपको लिया गया है। संविधान में क्या है, आपका संविधान जो है सर्वोपरि होगा वो उसके बारे में बोला गया है। यहाँ पे मतलब कि एक तरह से उपराष्ट्रपति होगा उसके बारे में बोला गया है। अब देखिए ब्रिटेन से क्या लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं क्या, मतलब कि संसद जो है किस तरह चलेगा, मतलब कि संसद का एक तरह से व्यवस्था जो है किस तरह होगा, वो ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा से हम लोग क्या लिए हैं, कनाडा से लिए हैं क्या कि शक्ति का बंटवारा, मतलब कि केंद्र और स्टेट के बीच में शक्ति का किस तरह से बंटवारा होगा उसके बारे में हम लोग लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कंकरेंट लिस्ट लिए हैं, जिसको कि हम लोग जो समवर्ती सूची बोलते हैं, जिस सूची पे हम लोग क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों मिल के काम करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें और भी चीज़ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यूएसए, किससे लिया गया, यूएसए। उसके बाद बोल रहा है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, मतलब कोई भी राज्य जो है उन अधिकारों द्वारा जाना रखता है जिन्हें वह बनाए रखता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि किसने बोला था, तो ये आपका किसने बोला था, लास्की, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, जोसेफ लास्की।
ये कौन थे? ये अंग्रेज थे, उन्होंने ही बोला था कि कोई भी राज्य उन्हीं अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो क्या एक तरह से संजोए रखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है। ठीक है, राष्ट्र जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो एक मतलब एकलकरण जो द्वारा होता है, उसमें तो आम आदमी जो है उसमें भाग लेता नहीं है। तो उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेता है? एक तो देखिए कि आपका लोकसभा, जो लोकसभा का सदस्य है वो लेगा, जो राज्यसभा का सदस्य है वो लेगा, और जो आपका राज्य में जो विधानसभा होता है, ठीक है ना, विधानसभा, ये 3 लेगा। लेकिन ये तीनों में भी जान लीजिए कि जो मनोनीत होगा, जैसे कि मान लीजिए कि लोकसभा में 2 सीट जो क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, तो मनोनीत जो होगा वो नहीं ले सकता है भाग। जैसे मान लीजिए विधानसभा में क्या होता है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, वो नहीं ले सकता है भाग। तो यही 3 लेगा, ठीक है ना, मनोनीत वाले को छोड़ के, मतलब राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ये 3 मिल के ही राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अगर यहाँ विधान परिषद आ जाएगा तो वो भी नहीं करता है, तो विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं करते हम लोग। तो 3 को करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि कौन भाग नहीं लेता है, नहीं के बारे में पूछा है। बोला है कि संसद के दोनों सदन चुने हुए सदस्य, बिल्कुल सही, चुने हुए होना चाहिए, मतलब कि वो जो है मनोनीत नहीं होना चाहिए, ठीक है। विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी ले सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा है तो चुने हुए सदस्य लिया जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि विधानसभा में मनोनीत, तो मनोनीत सदस्य होता नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। मनोनीत सदस्य को छोड़ के सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य होगा वही वोट देने का अधिकार होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? मनोनीत। और यहाँ पे अगर विधान परिषद भी होता तो वो भी हो जाता, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आपका। उसके बाद देखिए बोला है क्या, नागरिकता प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, शर्तें निर्धारित करने वाला जो है सक्षम निकाय कौन सा है। मतलब कि देश का अगर कोई नागरिक बने तो इसका एक तरह से प्रावधान जो है कौन करता है? देखिए चुनाव आयोग तो करता नहीं, ये तो चुनाव कराने का काम करता है। राष्ट्रपति जो है ये किसी तरह का संशोधन नहीं करता है, कि वो एक तरह से क्या देखता है? कार्यभार देखता है कि कोई भी चीज़ जो है बिल बने तो उसमें क्या, राष्ट्रपति का साइन चाहिए, ठीक है ना। तो कानून बने उसमें राष्ट्रपति का साइन चाहिए, मतलब एक तरह से हस्ताक्षर चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि राज्य विधानसभा, तो देश में कोई चीज़ बनेगा तो राज्य विधानसभा काम नहीं करता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद संसद, मतलब कि संसद ही आपको क्या करता है कि कोई भी नागरिकता, किस तरह से नागरिकता मिलने, किसे मिलना चाहिए, कौन पास करेगा? वो संसद करेगा। इसलिए देखते हैं कि एनआरसी जो है आपका, जो कोई भी नागरिक किसे माना जाएगा किसे नहीं माना जाएगा, ये कौन पास करता है? वो संसद करता है। तो इसलिए एनआरसी अभी देखिए जब लाएगा तो उसमें कौन, मतलब लाने का किसका प्रयोजन है? वो संसद का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, संसद, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, 56 का बोल रहा है, क्या भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। देखिए मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित कौन सा संविधान में किया गया है? आपका 176 संविधान। क्योंकि जानते हैं कि जब हम लोग जो अनुच्छेद पढ़ते हैं उसमें अनुच्छेद में क्या है आपका 52 से लेके 151 तक, इसमें जो भी अनुच्छेद आता है वो किस में होता है? वो केंद्र सरकार के बारे में है, ठीक है। और आपका क्या होता है कि 152 से लेके 238 तक, इसमें जो आएगा वो है राज्य सरकार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 151 से 238 के बीच में सब है, तो इसीलिए इसमें और भी मुश्किल हो गया। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा क्या, मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री का कार्य जो है वो कौन सा अनुच्छेद पर मतलब एक तरह से परिभाषित करता है, तो आपका होगा अनुच्छेद 167। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है मुख्यमंत्री कोई भी चीज़ का अगर मतलब कि सूचना देना चाहे तो वो किसको देता है? राज्यपाल को। अपने कार्यों की जानकारी अगर राज्यपाल को देना चाहे तो कौन सा अनुच्छेद के अनुसार देता है वो? तो 167। तो वही बोल रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित कौन करता है, तो वो होगा 167, सी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्या, अंतर्राज्यीय बोल रहा है, अंतर मतलब कि इंटर स्टेट परिषद की स्थापना जो है किसके सुझाव से किया गया था। मतलब एक तरह से क्या है कि स्टेट के बीच जो है और संबंध सही हो, कुछ जो है नियम कानून में अगर किसी तरह का मतलब कि दिक्कत हो रहा है तो उसको सुधारने का काम किया जाए। तो मतलब बोल रहा है कि किसके सुझाव से ये आयोग मतलब बनाया गया था, ठीक है ना। मतलब कि इसमें किस आयोग का सुझाव लिया गया था, तो कौन सा इसमें था? आप सब जानते हैं कि इसमें सरकारिया जो है आयोग बनाया गया था। इसमें ये जो सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? आपका जो है 1983 ईस्वी में हुआ था, और ये 4 साल तक काम करते रहे 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में अपना ये रिपोर्ट तैयार किए, उसमें ये बताया गया कि इसमें जो है इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, ये जो है मतलब आपका जो है कानून है वो इसमें मतलब कि एक तरह से राज्य और दूसरे राज्यों के बीच जो है
बाधा उत्पन्न करता है, तो इन सबको। और ये जो है सरकारी अथी आयोग जो है, ये कौन जो हेड कर रहे थे, तो ये जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो जज थे वही थे, कौन थे, रंजीत सिंह सरकारिया। इसीलिए सरकारिया जो इनका नाम था, इन्हीं के नाम से ही इस आयोग का नाम क्या पड़ गया, सरकारिया आयोग। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 58 में बोल रहा है क्या, भारत में सूचना का अधिकार जो है अधिनियम कब जो है उसको क्या किया गया, पास किया गया। तो सूचना का अधिकार मतलब क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई बोलते हैं ना, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या किया गया, देखिए आरटीआई के साइट पे जाइएगा तो वहाँ पे 2005 देखिए लिखा रहता है, इसका मतलब 2005 में ही पास किया गया। तो 2005 देखिए 2-2 है, तो इसमें क्या हुआ कि 15 जून 2005 इसमें इसको क्या किया गया, एक तरह से कानून बनाया गया कि मतलब कि कोई भी आम आदमी अगर चाहे किसी के बारे में कि हमको इस चीज़ के बारे में हमको सूचना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, आरटीआई कर सकता है और उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 15 जून, आंसर सी। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको यूएनएससी बोलते हैं, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल, बोल रहा है कि अस्थाई सदस्य का जो है कार्य अवधि जो है कितने साल के लिए होता है। तो अस्थाई सदस्य कितना होता है, 2 साल के लिए। और जो इसमें क्या होता है, 2 तरह का सदस्य होता है, एक तो आपका अस्थाई सदस्य होता है और एक होता है अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य इसमें कितना है, 5 है, और अस्थाई सदस्य कितना रहता है, 10 रहता है, जो कि हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, अलग अलग देशों को हर बार जो है एक तरह से भाग लेने का मौका मिलता है। तो एक देश इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर इसमें अस्थाई सदस्य में रहेगा तो एक देश जो है 2 ही साल तक रह सकता है। ठीक है, तो जान लीजिए कि अस्थाई सदस्य में कौन कौन से देश आते हैं, इसमें 5 देश आते हैं। तो कौन कौन सा आपका, एक तो जानते हैं कि अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपका, एक यूएसए भी एक हो गया। उसके बाद एक आपका आता है इंग्लैंड, ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका इंग्लैंड आ गया। उसके बाद फ्रांस आता है, एक बार रूस आता है, और एक जो है आपका चीन आता है। इसीलिए चीन देखते हैं हमेशा क्या करता है, भारत का विरोध करते रहता है, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन जो है सुरक्षा परिषद में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो परमानेंट है वो तो हमेशा रहता है, लेकिन जो परमानेंट मेंबर नहीं है वो अस्थायी मेंबर है, वो 2 साल के लिए बनते हैं। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र उदाहरण कौन सा है, मतलब ऐसा उदाहरण देखिए जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष मतलब क्या, जो सब चीज़ जो है आमने सामने तुरंत हो रहा हो, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो गांव में देखिएगा क्या होता है कि जब किसी तरह का पंचायती होता है, सब आदमी जो है वहाँ पे एक जगह से मतलब कि बैठ के फैसला लिया जाता है। तो वहाँ पे एक तरह से क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि लोकतंत्र कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, जिला पंचायत में नहीं है, नगर पंचायत में नहीं है, तो ग्राम सभा में। ग्राम सभा में क्या होता है कि जो भी आदमी 18 साल से ऊपर होता है वो आके बैठ के किसी मुद्दे पे अगर बात करना है तो उसमें अपना राय देता है। तो यहाँ पे ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी। उसके बाद देखिए 61 में क्या बोल रहा है कि क्रीमी लेयर क्या है, एक तरह से क्या है, आपको बांटता है, किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे, मतलब पैसा के आधार पे। जैसे मान लीजिए जो क्रीमी लेयर में है, तो अगर मान लीजिए कि सरकार ने बोल दिया कि अगर किसी का 8 लाख जो है एक साल में, अगर किसी के फैमिली का अगर आय जो है 8 लाख है तो क्रीमी लेयर के ऊपर रहेगा, और जिसका जो है 8 लाख से कम होगा वो जो है क्रीमी लेयर के नीचे रहेगा। इसका मतलब वो नॉन क्रीमी लेयर रहेगा। तो उसी को बोलते हैं क्या, नॉन क्रीमी लेयर, NCL। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर। तो जानते हैं कि जो नॉन क्रीमी लेयर में रहता है उसमें ओबीसी में बनता है, तो उसको मतलब कि जॉब में क्या होता है, छूट भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, इसका तात्पर्य क्या है क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर का क्या, शिक्षा का स्तर पर वर्गीकरण किया गया, जो गलत है। आय के स्तर पर वर्गीकरण किया गया, सही है। ठीक है ना, इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 62 में, बोला है जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन कर सकता है। मतलब जिला में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है आपका मतलब जज होता है, उसका एक तरह से नियुक्ति कौन करता है। तो जज का नियुक्ति कौन करेगा, क्योंकि देखिए आपका जिला जो होता है वो राज्य के अंतर्गत आता है, तो राज्य का जो राज्यपाल होगा वही उसका नियुक्ति करेगा। लेकिन किसके सिफारिश पे करेगा, तो वो जो है आपका हाई कोर्ट, मतलब कि उच्च न्यायालय का जो होगा ना, उसके सिफारिश पे करेगा। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है कि किसके ये सिफारिश नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कौन करता है, किसके द्वारा होता है। यहाँ पे देखिए किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक निम्नलिखित में मतलब संबंधित कौन सा संबंधित है। तो सेवा सदन जो है प्रेमचंद्र का पुस्तक है,
गबन जो है प्रेमचंद्र का है, रणभूमि भी प्रेमचंद्र का, इसके साथ भी आप जानते हैं कि कर्मभूमि भी प्रेमचंद्र का है, गोदान भी प्रेमचंद्र का है। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा फेमस मतलब प्रेमचंद्र का किताबें हैं। तो वही बोल रहा है कि कौन है। अब देखिए यहाँ गार्डन जो है वो प्रेमचंद्र का नहीं है, ये किन का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन नहीं है, मतलब कि कौन है, तो वहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब कि सेवा सदन हो जाएगा, उसका गबन हो जाएगा, उसके बाद रंगभूमि हो जाएगा। तो मतलब 1 2 3, 1 2 3 किस में आपका बी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है। उसके बाद देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। कार्बन निगेटिव पहले होता क्या है जानिए। कार्बन निगेटिव क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई देश जो है उत्पाद करता है, तो उत्पाद करता है तो क्या होता है कि आपका इंडस्ट्री चल रहा है, कंपनी चल रहा है, तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है, मतलब वातावरण को प्रदूषित करता है। तो ये विश्व में एक संस्था है, वो क्या करता है, हर एक देश को एक तरह से देखता है कि कौन देश जो है मतलब कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है एक तरह से कम मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित किया है। तो जो कम करता है ना उसको एक तरह से क्या बोलता है, कार्बन जो है मतलब सर्टिफिकेट मिलता है, उसको कार्बन रेटिंग सर्टिफिकेट मिलता है। उससे क्या होता है कि उससे और उसको प्रोत्साहन भी देता है, मतलब बाहरी का जो आपको बैंक है या कोई और संस्था है आपको प्रोत्साहित भी करेगा। तो इससे देखिए कार्बन निगेटिव मतलब कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निकलता ही नहीं है। कार्बन निगेटिव मतलब क्या है, यहाँ पे एकदम पूरा घटते जा रहा है। तो कौन सा देश है जो कि कार्बन निगेटिव है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि आइसलैंड है जो कि नहीं है, थी नीयू है नहीं है, नॉर्वे नहीं है, उपर्युक्त कौन है। यहाँ पे आपका पूछा जाएगा कि कौन है, तो यहाँ पे आपका भूटान पड़ता है, क्योंकि भूटान में जानते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनी है ही नहीं, और कंपनी और वहाँ पे इतना पहाड़ पर्वत है कि इतना वृक्ष है कि वहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण का होता भी नहीं है। इसलिए कार्बन निगेटिव देश अगर बोला जाएगा किसी को तो किसको माना जाता है, भूटान को। ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि उपर्युक्त कोना नहीं, यहाँ पे भूटान है नहीं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है आपका भारत में 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इतना ज़्यादा प्रदूषण होने लगा था, वृक्ष का कटाई होने लगा था, मतलब कि जंगल को काट काट के वहाँ पे जो है एक तरह से कंपनी बन रहा था, बहुत सारा इंडस्ट्री लग रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि एक सरकार जो है प्रस्ताव पारित किया। ठीक है। तो उसमें जो है पर्यावरण संरक्षण जो है अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया, 1986 ईस्वी को। 1972 ईस्वी को भी एक अधिनियम पास हुआ था। क्या अधिनियम पास हुआ था, यहाँ जो है आपका वन जीवन संरक्षण अधिनियम, मतलब जो जंगल का जीव है उसके संरक्षण अधिनियम में। इसमें क्या किया गया था कि हम लोग का पहले जो है राष्ट्रीय पशु क्या था, हम लोग का लायन था, मतलब शेर था। ठीक है ना। तो इसको देखा गया कि 2000 मतलब 1972 के पहले देखा गया कि शेर का संख्या तो सही हो रहा है, लेकिन बाघ की संख्या जो है घटते जा रही है। ठीक है ना। तो 1972 के बाद क्या किया कि हम लोग का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ बना दिया गया। ठीक है, मतलब टाइगर को बना दिया। इसलिए अब हम लोग का राष्ट्रीय अगर बोला जाए कि पशु कौन है तो वो टाइगर है। ठीक है। तो ये अधिनियम मतलब कि 1972 में कौन सा अधिनियम पास हुआ, 1900 आपका 72 में पास हुआ है वन जीवन संरक्षण अधिनियम। ठीक है ना। अब एक अधिनियम और पास हुआ है जो कि आपका 1980 में हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ देखिए वन जीवन संरक्षण अधिनियम है, यहाँ है वन संरक्षण अधिनियम। 1980 में आपका वन संरक्षण मतलब कि यहाँ फॉरेस्ट को बचाओ, मतलब जो जंगल है उसको बचाओ, और यहाँ क्या है कि जंगल के जीवों को बचाओ। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो आपका क्या हो जाएगा 86। ठीक है। उसके बाद बोलिए कि यहाँ की सेन सूचकांक जो है, सेन सूचकांक किससे संबंधित है। तो सेन सूचकांक क्या होता है कि हमेशा जो है एक तरह से सरकार की तरफ से जो है एक तरह से रिपोर्ट मतलब आता है साल भर में। तो उसमें दिखाया जाता है कि मतलब कि कोई भी देश जो है कितना एक तरह से गरीबी को दूर किया है, मतलब कि निर्धनता को। ठीक है ना। उस सेन सूचकांक में उसका एक नंबर आता है। ठीक है। तो वो किसको दिखाता है ये, तो ये निर्धनता को दिखाता है, मतलब कि गरीबी को, गरीबी। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, निर्धनता। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है क्या आपका निम्नलिखित में कौन सा जो है सार्वजनिक जो है ऋण के घटक हैं। सार्वजनिक ऋण के घटक मतलब क्या, जैसे सार्वजनिक ऋण के घटक मतलब कि ऐसा ऋण जो सब के लिए एक तरह से माथा का बोझ बन जाए, मतलब सब जो है उसमें शामिल हो, मतलब ऋण कोई एक लिया लेकिन सब शामिल हो गया। ठीक है। तो वो जो है सार्वजनिक ऋण का घटक कौन है, तो देखिए इसमें क्या है कि सार्वजनिक उधार।
ठीक है ना आपका। तो उसमें जो है सार्वजनिक उधार जो है ऋण का आपका घटक है। उसमें बोल रहा है क्या, उसमें बोल रहा है क्या, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल मतलब सरकार का जो बिल होता है जिसमें पैसा रखाता है वो ट्रेजरी बिल कहलाता है। तो ये भी ऋण का घटक है। अगर इसमें भी कुछ पैसा अगर मतलब एक तरह से कुछ हुआ तो हम ही लोग को भरपाई करना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है आरबीआई को जारी, मतलब कि क्या होता है, प्रतिभूत जो आरबीआई जारी करता है अगर उसमें किसी तरह का हुआ हानि तो हम ही लोग को भरना पड़ेगा। मतलब क्या है सार्वजनिक, मतलब क्या है लोगों के द्वारा ही चुकाया जाएगा ऋण एक तरह से, ठीक है ना, सार्वजनिक ऋण। तो वही बोला है कि नीचे दिए कारकों को सही बताएं। तो कौन है ये, अब तीनों हो जाएगा, ठीक है ना। तीनों में क्या होता है कि जो भी पैसा घटेगा वो मतलब कि एक तरह से लोगों से ही लिया जाएगा पैसा। कैसे लोगों से लिया जाएगा, मान लीजिए जो टैक्स देते हैं हम लोग, टैक्स दे के क्या होकर वही उसी पैसा का, टैक्स का पैसा को ही क्या करेगा, भरपाई करेगा। तो टैक्स का पैसा कहाँ से आया, हम ही लोग से। तो इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, लोगों से लेना, मतलब कि सार्वजनिक मतलब ऋण है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, तीनों। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या 29 अगस्त 2020 को कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी मिला है, कि मतलब 5 खिलाड़ियों को मिला है। तो आप जानते हैं कि किन किन को मिला है, 5 खिलाड़ी को, ठीक है। इसमें से कौन है, क्रिकेट में जानते हैं कि रोहित शर्मा को मिला है, ठीक है। उसके बाद एक जानते हैं क्या आप, मोनिका बत्रा को, मोनिका बत्रा को मिला है। मोनिका बत्रा क्या खेलती है, ये आपका टेबल टेनिस होता है, छोटा छोटा नहीं देखते हैं चाइनीज का अथी टेनिस होता है, टेबल टेनिस, वो खेलती है। उसके बाद एक जो है विनेश फोगाट है जो कि कुश्ती लड़ती है, रेसलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, विनेश फोगाट। तो 3 को आपका हो गया। एक जो है आपका मतलब कि पैरा ओलंपिक लिए मिला है, उसका नाम है कि मरियम थोंगुवेलु, ठीक है, थोंगुवेलु, मरियम थोंगुवेलु। ये जो है पैरा ओलंपिक, मतलब जो दिव्यांग होता है ना उसका भी एक ओलंपिक होता है। तो इसमें जो है इसको मिला, ये 4 हो गया। और एक का आपका एक शायद हॉकी में मिला है, हॉकी में मिला है रानू, मतलब कि लेडीज हॉकी में थी वो, क्या लेडीज टीम की कैप्टन रानी रामपाल, ठीक है ना, रानी रामपाल। तो रानी रामपाल को भी क्या मिला है, मतलब 5 को मिला है। तो किन को मिला है, आपका रोहित शर्मा को, मोनिका बत्रा को, विनेश फोगाट को, और आपका मरियम थोंगावेल्लू को, और आपका क्या हो जाएगा आपका रानी रामपाल को, 5 को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि किसी हाल ही में किसानों को क्रेडिट, ठीक, क्रेडिट योग्यता के मतलब आकलन के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक कौन है, भारतीय बैंक पहला बैंक कौन है। तो जानते हैं क्या, ये जो फैसिलिटी दिया है सबसे पहले कौन दिया है, मतलब ICICI बैंक, जो कि प्राइवेट बैंक है। ये कौन सा बैंक है, प्राइवेट बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक। बाकी बात जानते हैं कि सब बैंक जो है सरकारी है, एक्सिस बैंक, आपका SBI बैंक, PNB बैंक, सब बैंक सरकारी है। आपका ICICI बैंक जो है प्राइवेट है। इसी ने क्या किया है, किसानों के क्रेडिट योग्यता के लिए जो है सैटेलाइट से डेटा लिया, ठीक है ना। उससे ये पता चलेगा कि ये किसान जो है पहले कितना कर्ज लिया है, उसके आधार पे उसका क्रेडिट एक तरह से बैलेंस बनेगा कि उतना वो क्रेडिट मतलब ले सकता है, लोन ले सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद बोल रहा है कि किसी भी कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, मतलब एक तरह से आप देखिएगा, मतलब कि दक्षिण भारत जब जाइएगा तो क्या है, ऐसे ऐसे आपका इस टाइप से दक्षिण भारत है। तो यहाँ पे आपका असम है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ मिजोरम है, मणिपुर है, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा सब है। तो बोल रहा है क्या, देखिए यहाँ पे आपका मिजोरम हो गया, यहाँ पे आपका असम हो गया। तो इस दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बोल रही है कि एक तरह से बॉर्डर का काम करता है, मतलब वहाँ पे दोनों को एक तरह से बांटता है। तो कौन सी नदी है, वो जो है संकोश नदी। संकोश नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, ये भी याद रखिए संकोश नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो है असम में बहती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में बहती है। तो असम में बहती है तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, अक्षय ऊर्जा क्या बोलते हैं कि ऐसी ऊर्जा जो कभी ख़त्म ना हो। तो कौन सा ऊर्जा, जैसे कि मान लीजिए कि सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं, सौर ऊर्जा कभी ख़त्म होगा, नहीं होगा, क्योंकि सूर्य समाप्त नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए जल ऊर्जा, मतलब कि अगर मान लीजिए कि जल कहीं हम लोग डैम बना के अगर जल पैदा मतलब बिजली पैदा करते हैं तो कभी पानी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बारिश होना है, पानी आना है, फिर से बारिश होना है, पानी आना। इसका मतलब ये भी जो है अक्षय ऊर्जा है। देखिए पवन चक्की देखिए लगाते हैं हम लोग, क्या है बड़ा बड़ा सबसे ज़्यादा पवन चक्की कहाँ लगा हुआ है, तमिलनाडु में अगर पूछा जाए तो। उसके बाद देखिए ज्वार भाटा जो कि समुद्र में उठता है, उससे भी हम लोग क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, अक्षय बिजली, अक्षय ऊर्जा, मतलब कि ये सब कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि अक्षय ऊर्जा एजेंसी का जो अथी बना है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है। तो वो मुख्यालय आपका कहाँ पे है, अबू धाबी में,
वो मुख्यालय कहाँ है? अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ पड़ता है? ये आपका यूएई का कैपिटल है। यूएई क्या होता है? यूनाइटेड यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, हाँ यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका? अबू धाबी। अगर देश का नाम पूछे तो यूएई, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या? जियोग्राफिक जो है इंडेक्स, जिसको जीआई टैग बोलते हैं हम लोग, टैग बोलते हैं ना कि अलग अलग अच्छा अलग अलग वस्तु को अलग अलग जगह का टैग बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हल्दी है तो हल्दी के लिए उड़ीसा का टैग मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद अलग मुर्गा है तो उसके लिए अलग अलग मतलब कि जगह का टैग मिलता है। तो उसी तरह बिहार में जो है कतरनी, मतलब कि हम लोग का कौन है? कतरनी चावल। जैसे बिहार का कतरनी चावल है तो उसका बिहार का एक तरह से कतरनी चावल का टैग लग गया। तो उसमें क्या हुआ कि अब जो है इस चीज़ को अब सब जानने लगा, मतलब भारत के लोग और भारत के बाहर भी जानने लगा कि भाई जो है बिहार में जो कतरनी है, कतरनी चावल वो प्रसिद्ध है। तो अगर कतरनी चावल लेना है तो बिहार से लीजिए। तो इससे इस प्रोडक्ट का क्या होता है? एक प्रचार हो जाता है आपको। तो वही बोल रहा है क्या कि जीआई टैग जो है मतलब कि कृषि उत्पाद के लिए विकास के संदर्भ में कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। किसके लिए करती है? तो वो जो है उत्पाद के लिए, मतलब जो आपका प्रोडक्ट होता है ना, जो वस्तु होता है उसके लिए वो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्पाद आपका। उसके बाद देखिए 73 का क्या बोल रहा है? 73 में बोल रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक कोर्ट है, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है ना, ये भी एक कोर्ट है। क्या बोल रहा है कि एक जो है किस तरह का कोर्ट है? तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है। फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब कोई भी काम जो है, मान लीजिए कोई भी तरह का केस होता है तो वो जल्दी केस खत्म हो जाए। ऐसे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में सालों साल केस लगता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब केस आता है तो बहुत जल्दी केस खत्म हो जाता है, मतलब कि 3 महीना 4 महीना में केस खत्म हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे ये भी बहुत ज़्यादा दिन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा जो है बहुत ये कम समय ले रहा है। अब ये देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? ये ट्रिब्यूनल कोर्ट का आप देखते हैं मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, ठीक है ना। और इसका जो हेड है, मतलब कि अध्यक्ष है, वो कौन है? आदर्श कुमार गोयल। याद रखिएगा, आदर्श कुमार गोयल। हमेशा आपको पूछेगा एनजीटी, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका कोर्ट का क्या मतलब, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसका अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि किस तरह का कोर्ट है? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट, मतलब जल्दी फैसला सुनाने वाला कोर्ट। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 74 का। 74 में बोल रहा है कि प्लेटो जो है मतलब कि ग्रह जो है उसको किस मतलब कि किस वर्ष खोजा गया था? किस वर्ष खोजा गया था प्लेटो ग्रह को? तो आपका जो है ये देखिए 1925, ये नहीं 1930 में, 1930 में खोजा गया था इसको। और ये जानते हैं क्या आपका 2006 में इसको ग्रह के लिस्ट से निकाल भी दिया था। क्यों? क्योंकि ये बौना ग्रह है। बौना ग्रह किसको बोलते हैं कि कोई भी ग्रह होता है कुछ सूर्य का परिक्रमा एक क्या करता है कि एक फिक्स, मतलब कि जितना उसका टाइम होता है उतने में बार बार परिक्रमा। जैसे पृथ्वी कितना परिक्रमा करता है? 365 दिन लेता है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगले साल जो है पृथ्वी 370 दिन लेने लगे, 365 दिन ही लेगा। लेकिन इसमें क्या होता था कि बौना ग्रह में क्या होता है कि हर साल जो है उसका परिक्रमा का जो है मतलब कि टाइम जो है बदलते जाता था। मतलब किसी दिन जो है अगर 2 साल में किया है तो अगले बार होगा वो 3 साल में करेगा। तो इसका मतलब उसका जो है रास्ता जो है एक नहीं है, बदल रहा है रास्ता। तो इस तरह का जब रास्ता बदलता है तो उसको ग्रह हम लोग नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बौना ग्रह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, ठीक है। इसीलिए हम लोग का अब ग्रह कितना है? 8 ग्रह है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि फ्री स्टाइल जो है, फ्री स्टाइल ये जो है शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो मतलब कि एक जो है टर्म मतलब यूज होता है फ्री स्टाइल, तो किस में होता है? तो ये आपका जो है तैराकी में होता है। तैराकी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तैराकी चल रहा है तो एक जो है लाइन बना हुआ रहता है कि मतलब ये जो है यहीं पे तैराकी करेगा, ठीक है। फ्री स्टाइल में क्या होता है कि वो जो है किसी भी तरह तैराकी करे, उसको सिर्फ जो है रेस जीतना है। तो फ्री स्टाइल किस में होता है? आपका तैराकी में, ठीक है। आंसर 75 का क्या हो गया आपका? 75 का आंसर आपका सी। उसके बाद बोल रहा है कि सुबनसिरी जो है, सुबनसिरी किसकी सहायक मतलब कि एक तरह से नदी है? किसकी सहायक नदी है सुबनसिरी? तो सुबनसिरी आपका जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। बहती कहाँ है पहले ये जान लीजिए। सुबनसिरी जो है बहती है, जो कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी तो जान सकते हैं कि ये असम में तो बहेगी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी बहेगी। उसके बाद ये तिब्बत में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के मतलब कि अथी में ही तिब्बत पड़ता है। तो ये कहाँ कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश, असम और तिब्बत। और जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और असम में कौन नदी बहती है? ब्रह्मपुत्रा। तो इसलिए ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सुबनसिरी, ठीक है, सबसे बड़ी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मपुत्रा, डी। उसके बाद बोल रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो है,
औद्योगिकी नीति वो जो है कब घोषित किया गया, मतलब कि एक तरह से कि भारत में जो है औद्योगिकरण होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो है कोई भी सामान यहीं पे बनना चाहिए, बाहर से नहीं लाना चाहिए। तो वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका, देखिए भारत आज़ाद कब हुआ आपका 47 में, तो 47 के 1 साल बाद, आप याद रखिए 47 के 1 साल बाद 48 में बनाया गया। जैसे ही आज़ाद हुआ तैसे ही क्या हुआ कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक मशीन बनना चाहिए, मतलब अपना अपना होना चाहिए कंपनी जो कि ये सामान बनाए, ठीक है। तो उद्योगिक नीति जो है कब आया था आपका 1948 में, तो बी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है प्रायद्वीपीय भारत जो है, भारत में सिंचाई का अधिकतम मुख्य साधन क्या है। तो प्रायद्वीपीय भारत पहले होता क्या है, प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है कि दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, है ना। तो दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं, दक्षिण भारत को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जानते हैं कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो होता है, अगर आपका कोई भी क्षेत्र 3 भाग अगर पानी से घिरा हुआ हो तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय। अगर चारों भाग पानी से घिरा हुआ तो उसको बोलते हैं द्वीप, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो इसको जब 3 भाग से घिरा हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। देखिए 3 भाग से घिरा हुआ है ना, इधर आपका मतलब कि अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, तो 3 भाग से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का सबसे अधिक जो है स्रोत किसका यूज करता है, तो वहाँ पे कुआं का नहीं, नलकूप का नहीं, नहर का नहीं, वहाँ तालाब का सबसे ज़्यादा यूज होता है। और बोला जाएगा कि तालाब का दक्षिण भारत में भी तालाब का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आप तमिलनाडु लगाइएगा, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अंजलि जो है भागवत किस खेल से संबंधित है, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है। ये जानते हैं कि अभी जो है नेशनल प्लेयर है किसके लिए, ये राइफल शूटिंग के लिए, राइफल शूटिंग, राइफल चलाती है, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ और भी जान लीजिए कि अंजलि भागवत जो है राइफल शूटिंग में मतलब कि नेशनल लेवल पे और भी प्लेयर मतलब कि प्लेयर है आपका कौन है, जैसे अपूर्वी चंदेला आप नाम सुने होंगे, सौरभ चौधरी नाम सुने होंगे, ये सब क्या है राइफल शूटिंग करता है। अब तैराकी में भी नाम सुने होंगे, तैराकी में क्या है कि एक सुने होंगे क्या, कुशाग्र रावत, ये तैराकी में है, ठीक है ना। ये भी जो है अभी जैसे होने वाला था यहाँ पे आपका ओलंपिक, कहाँ होने वाला था आपका, टोक्यो में, जापान में, ठीक है। तो वहाँ पे ये सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन क्या है कोरोना की वजह से जो है अभी तो वो टल गया है ओलंपिक। तो तैराकी में जो याद रखिएगा क्या है आपका, कुशाग्र रावत। और उसके बाद देखिए जो है तीरंदाजी में क्या है आपका, तीरंदाजी जो तीर उर चलाता है उसमें आपका एक ये नाम याद रखिएगा क्या, ये दीपिका, शायद दीपिका कुमारी का है तीरंदाजी में, ठीक है ना, दीपिका कुमारी है। और आपका कबड्डी में तो बहुत सारा प्लेयर है, कबड्डी में है आपका अनूप कुमार, प्रदीप अथी है, रनवाल है, फिर राहुल चौधरी है, तो ये सब आपका कबड्डी में है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अंजलि भागवत पूछिए, तो अंजलि भागवत जो है राइफल शूटिंग का ए, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 जनवरी को, सर 21 जनवरी को। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि अलग अलग राष्ट्रीय का जो भी भाषा है उसको एक मंच पे एक तरह से बढ़ावा मिले, ठीक है ना, कि मतलब कि एक तरह से सबको एक दूसरे से मतलब साझा करने का मौका मिले और उसको एक बढ़ावा मिले, इसलिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय अति कब मनाया जाता है आपको, तो आपका 21 जनवरी। उसके बाद देखिए 80 हो गया, 81 में तो आपका मतलब कि मैथ का है, तो मैथ का पोर्शन आपका 100 तक है। तो मैथ का तो आपको जो है दे दिया जाएगा आपका आंसर शीट आपका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैथ को बनाइए, मैथ में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए किस प्रॉब्लम है, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, शामिल करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको मिलता रहे, ठीक है। और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।